साथ ही वाई स्पीसीज वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि करेंट अफेयर्स के जो भी प्रॉब्लम है, चाहे आप 17th बीपीएससी दे रहे हो, टीआरई दे रहे हो, दरोगा दे रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम्स को दे रहे हो, आपको पता है कि बीपीएससी जो है फोकस करता है। फोकस तो किसी पे नहीं, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण जो है कवर करता है मैक्सिमम न्यूज़ को, और यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है बच्चों के साथ कि करंट अफेयर्स को लेके बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं। इस पे लिखा हुआ करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2024, लेकिन इसमें जो घटनाएं कवर होंगी आपको 2 महीना पहले की होती है, अगस्त 2024, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण ऐसे ही आता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगस्त से स्टार्ट कर रहा हूं, अगस्त से लेकर आपको जनवरी तक पीछे की तरफ कवर करवा दूं पूरा, एक एक मंथ का एक एक वीडियोस। हो सकता है वीडियोस थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि एक्सप्लेन भी थोड़ा सा करूंगा, लेकिन इसको पढ़ने के बाद से आपके प्रतियोगिता दर्पण चाहे जो भी एग्जाम दे रहा हूँ, बिहार दरोगा हो गया, 17th बीपीएससी हो गया, टीआरई का एग्जाम्स, करेंट अफेयर्स में कोई इशू नहीं आएगा। काफ़ी मैं डिटेल में करवाऊंगा क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण से बहुत सारे क्वेश्चंस बीपीएससी में देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण अच्छी मैगजीन है। और इसको पढ़ने के बाद से आपको क्या करना है, मैं 15-20 दिनों का अंतर मैं पूरा अगस्त से पीछे का कवर करवा दूंगा जनवरी तक, और उसके बाद से जो फिर समय बचेगा तो सितंबर अक्टूबर का इधर का कवर करवा दूंगा, जिससे 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स हो जाएगा और 1 साल का एक बार मिक्स रिवीजन करा दूंगा पूरा। आपका काम हो जाएगा। आपको करना क्या है कि इसको पढ़ने के बाद से, जिस मंथ का आपको मैंने पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ने के बाद से फिर से आपको इस मंथ का स्पीडी या एरिटेरियस वन लाइनर रिवीजन कर लेना है। आपका अच्छा से करंट अफेयर्स प्रिपरेशन हो जाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले वीडियो में कवर किए गए बिंदु क्या क्या होंगे आपके। यह वीडियो जो है 1 अगस्त से लेकर आपके 7 सितंबर तक के करंट अफेयर्स कवर करेगा, जैसे प्रतियोगिता दर्पण में किया जाता है। यानी कि आप मोटा मोटी मान के चले कि अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स इसमें क्या रहेंगे, समाहित रहेंगे। और यही एग्जाम का 4-5-6 महीने का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है 17th बीपीएससी भी 17 नवंबर को है, और दरोगा का भी वैकेंसीज आने वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और टीआरई 4 भी आपको होने वाला है 3-4 महीने के अंदर, ठीक है। तो इसमें हम कवर करेंगे इंटरनेशनल न्यूज होंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य नेशनल न्यूज होंगे, ग्लोबल इंडेक्स और इकोनॉमिक जो आर्थिक परिदृश्य होगा उसको कवर किया जाएगा। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान अवार्ड्स को, खेल स्पोर्ट्स को, अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं संयुक्त अभ्यास स्पेस वगैरह देखेंगे, नियुक्तियां अपॉइंटमेंट्स देखेंगे, चर्चित बुक एंड ऑथर्स देखेंगे, महत्वपूर्ण डेज एंड थीम्स देखेंगे, योजनाएं देखेंगे, चर्चित फेमस पर्संस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि बीपीएससी में आजकल पूछा जा रहा है, इसको हम कवर करने वाले हैं। और जैसे जैसे आप देखिएगा आपके इतने अच्छे करंट अफेयर्स हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय जाए किए हुए, और अंत तक वीडियो आप लोग को देखना है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप भी आंसर देने की कोशिश करिएगा कि अगस्त 2024 में डब्ल्यूएचओ ने किसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। तो जो आपको मंकी पॉक्स है, इसको डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। एमपॉक्स क्या है, मंकी पॉक्स इसे कहा जाता है। इसको कहा जाता है कि एक तरह का ये जूनोसिस डिजीज है। कैसा है, जूनोसिस डिजीज है। जूनोसिस क्या होता है, जूनोसिस का मतलब होगा कि किससे फैलता है, ये जानवरों से किस में फैलता है, मनुष्यों में फैलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए कि डब्ल्यूएचओ ने इसे आपको हेल्थ इमरजेंसी के रूप में इसको घोषित किया है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 16 से 23 अगस्त 2024 के बीच दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया। तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, वहाँ पर दिव्य कला मेला 16 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में आयोजित किया गया। कहाँ पर, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रायपुर इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व हथकरघा दिवस के अवसर पर एक पखवाड़े के लिए प्रदर्शनी विरासत कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका आयोजन आपको कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। आपको पता है हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि आपको स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ आपको एक कलकत्ता टाउन ऑफ हॉल से स्टार्ट किया गया था। आपको आंदोलन आपको पता होगा, जिसको कहा जाता है बंग भंग विरोधी आंदोलन। इसके परिप्रेक्ष्य में 7 अगस्त को आपको हथकरघा दिवस के रूप में
आयोजन इसका किया जाता है। यानी कि 7 अगस्त 1905 से आपके स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुरुआत मानी जाती है और हथकरघा दिवस की जो शुरुआत भारत सरकार द्वारा किया गया था, इसकी घोषणा की गई थी 29 जुलाई 2015 को। लेकिन पहले हथकरघा दिवस मनाया कब गया? और 7 अगस्त 2015 को। तो कभी पूछा जाएगा किस वर्ष से हथकरघा दिवस मनाया जाता है, तो कहिएगा 2015 से इसको मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि अगस्त 2024 में किस देश के विदेश मंत्री आरजू राणा देउवा 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको कि नेपाल के जो आपके विदेश मंत्री है, जिनका नाम है आरजू राणा देउवा, 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। ठीक है। अभी वर्तमान में नेपाल के जो फिर से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बन गए हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 5वां क्या कह रहा है कि अगस्त 2024 में किस देश के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसीन को नैतिकता के उल्लंघन के आधार पर पद से उनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो ये हो जाएगा कि थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री थे श्रेथा थाविसीन को नैतिकता के उल्लंघन के आधार पर इनको पीएम के पद से क्या कर दिया गया? बर्खास्त कर दिया गया। इनके बर्खास्त होने के बाद से न्यूजीलैंड के एक महिला प्रधानमंत्री थाईलैंड के एक महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं और ये थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी हैं। पीएम इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम है आपका पेंटोगाटान सीनावात्रा याद रखिएगा। सीनावात्रा इनका नाम है। ठीक है। तो सीनावात्रा को सबसे युवा पीएम नियुक्त किया गया है थाईलैंड का। इस प्रश्न से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है? अगले प्रश्न कह रहे हैं कि अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन चुकी हैं? तो अगस्त 2024 में जो है द्रौपदी मुर्मू ने आपको 2 देशों की, या तो फिजी और तिमोर लेस्टे की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि अगस्त 2024 में हमारी राष्ट्रपति साहब ने 3 देशों की यात्रा की, जिसमें फिजी, तिमोर लेस्टे और न्यूजीलैंड की यात्रा की। तो उसमें 2 देश के ऐसे देश है जिनका आज तक किसी भारतीय राष्ट्रपति ने यात्रा नहीं किया। तो इस प्रश्न का आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन होना चाहिए था। तो फिजी और तिमोर लेस्टे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा पर गई? तो आपको अभी हमने बताया कि द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर गई थी। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फिजी, तिमोर लेस्टे और न्यूजीलैंड, इन 3 देशों की यात्रा पर गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 2024 में मोदी जी अपने पोलैंड यात्रा के दौरान वहां से विशेष ट्रेन रेल फोर्स 1 द्वारा कौन सा देश पहुंचे थे? आपको पता होगा कि पोलैंड की यात्रा पर हमारे गए थे प्रधानमंत्री साहब। तो वहाँ पे कुछ आपको इश्यूज देखने को मिला था। इश्यूज क्या हुआ था कि वहाँ पे यूक्रेन में आपको पता है कि लगातार हमले हो रहे थे। तो प्रधानमंत्री साहब पोलैंड से आपको यूक्रेन की यात्रा जो किए थे ट्रेन के माध्यम से उन्होंने किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूक्रेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलैंड के बाद से हमारे प्रधानमंत्री जी यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। अगला प्रश्न है कि आपको कि अगस्त 2024 में मोदी जी किस देश की यात्रा पर किसी भारतीय प्रधानमंत्री के 45 वर्ष बाद उस यात्रा हो पाएगा? तो यही पोलैंड की यात्रा है। आज तक दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं प्रधानमंत्री मोदी जो कि पोलैंड की यात्रा किए हैं। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई ने पोलैंड की यात्रा की थी। तो उसके बाद से दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। वहाँ से कैलकुलेट करिएगा, टोटल 45 साल हो जाएंगे और 45 साल के बाद फिर से किसी प्रधानमंत्री ने आपको किसी पोलैंड की यात्रा की है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में हमारे किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देकर भारत की शरण ली? आपको पता है शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी और वहाँ पे स्टूडेंट्स के आंदोलन के कारण और वहाँ पे हमला के कारण
वहाँ से भागकर गाजियाबाद हिंडन एयरबेस में आई थी। बांग्लादेश अवामी लीग इनका पार्टी का संबंध है और वहाँ से भागकर भारत में इन्होंने शरण लिया था। गाजियाबाद जो आपको हिंडन एयरबेस था वहाँ पे इन्होंने लैंड किया था और वहाँ पे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस जो है उनके नेतृत्व में क्या बना, वहाँ आपको सरकार बना और मोहम्मद यूनिस को 2006 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ देश की प्रधानमंत्री है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के बीच किस देश के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन की भारत यात्रा के दौरान भारत ने उस देश को 30 करोड़ डॉलर की क्या देने की घोषणा की, तो क्या हो जाएगा, वियतनाम के क्या है ये प्रधानमंत्री है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में किस महाद्वीप में एमपॉक्स यानी मॉन्की पॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है, तो ये हो जाएगा अफ्रीका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हमने बात ऑलरेडी कर लिया है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस देश को भारत स्वास्थ्य सहयोग हित और मैत्री विस्म क्यूब्स मोबाइल अस्पताल उपहार देने की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा आपका यूक्रेन, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यूक्रेन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज लद्दाख, इसका क्या हो जाएगा, लद्दाख इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लद्दाख में आपको 5 नए केंद्र शासित जिले बनाने की घोषणा की गई है। इससे पहले लद्दाख में मात्र जो 2 जिले हुआ करते थे, 2 जिले होने के बाद से अभी लद्दाख में 5 और जिले बना दिए गए, जिससे जिलों की संख्या कितनी हो गई, जिलों की संख्या 7 हो गई। उन 5 जिलों के नाम आप चाहिए तो याद रख सकते हैं। पहला जिला क्या हो गया, नुब्रा पहला जिला है, और दूसरा जिला आपका चांग है, तीसरा जिला थांग है। तो क्या हो जाएगा, चांग थांग नुब्रा। उसके बाद से एक जिला है आपका जास्कर हो जाएगा, एक जिला हो जाएगा जास्कर आपका, एक जिला हो जाएगा शाम हो जाएगा और द्रास एक जिला हो जाएगा, यानी चांगथंग दोनों एक ही है। टोटल कितना जिला हो गया, 5। पहला नुब्रा हो जाएगा, दूसरा द्रास हो गया, तीसरा चांगथांग हो गया, तीसरा आपका जास्कर हो गया और चौथा क्या हो गया, शाम हो गया, पांचवा शाम हो गया। 1 2 3 4 5 जिले हो गए। तो इस हिसाब से 5 जिले बनाए गए। इसके अलावा 5 और प्लस 2 पहले के जिले आपको लद्दाख में मौजूद हैं, यानी कि लद्दाख में जो 2 जिले पहले से हैं, जिसको लेह और कारगिल कहा जाता है, तो लेह और कारगिल को जोड़ दिया जाए तो टोटल लद्दाख में अब जिलों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि अगस्त 2024 में CII भारत अफ्रीकी व्यापार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका नई दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तीसरा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कहाँ आयोजित की जाएगी, तो इसका मेजबान देश क्या होगा, भारत ही होगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ संपन्न होगी, तो कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया वहाँ संपन्न होगी, यानी कि ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। तो भारत जो है, भारत और किस देश के बीच में, भारत और जापान के बीच में ये तीसरा 2+2 वार्ता है। यहाँ मैथ नहीं होगा। 2+2 का मतलब क्या हो गया, एक तरफ से एक विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर और एक क्या होता है आपका डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री, इधर से 2 और इधर से 2+2 वार्ता होती है। इसमें आपको भारत पूछा जाएगा, भारत किस देशों के साथ अभी तक 2+2 वार्ता करते आया है, तो ध्यान रखिएगा पहला देश तो हो गया जापान के साथ करते आया है। उसके बाद से अमेरिका हो जाएगा, यूएसए सबसे पहले अमेरिका से ही इसकी वार्ता स्टार्ट हुई थी। उसके बाद से तीसरा कंट्री हो जाएगा रसिया और चौथा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 4 देशों के साथ भारत क्या करता है, 2+2 वार्ता आयोजित करता है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स, यानी अफ्रीका में तो इमरजेंसी घोषित की गई है, लेकिन एमपॉक्स अफ्रीका के बाहर जो है कहाँ पर पहला आपको इसमें मामला की पुष्टि की गई, तो क्या हो जाएगा, स्वीडन, इसका भी क्या हो जाएगा, स्वीडन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में पंचायतों में महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका भी आयोजन ऑप्शन ए नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में भारत और किस देश के बीच तीसरा 2+2 वार था, तो ये क्या हो जाएगा, अभी हमने बात किया जापान के साथ हुआ था, तो ऑप्शन इसका सी ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का दूसरा दौर कहाँ संपन्न हुआ, तो ये कहाँ पर, सिंगापुर में ही संपन्न हुआ, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं, तो अगस्त 2024 में अफ्रीका के बाहर एमपोक्स की मामला कहाँ पुष्टि की गई, स्वीडन फिर हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो इसका आयोजन संपन्न नई दिल्ली में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 कहाँ पे हुई, इसका समापन गोवा में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में दलहन संगोष्ठी कहाँ संपन्न हुआ, तो ये भी नई दिल्ली में संपन्न हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ पे संपन्न होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ पर अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि हमारी राष्ट्रपति 3 देशों की यात्रा में गई थी, उसमें आपको फिजी, तिमोर लेस्ते और न्यूजीलैंड की यात्रा थी, तो वही न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड जो है वहां पर जो होगा भारत का दूतावास खोला जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे मोहम्मद यूनिस किस देश के हैं, तो ये कहाँ के हैं, बांग्लादेश के हैं, और इनका जो है पहले इनके बारे में बताया कि इनको 2006 में एक नोबेल प्राइज़ मिला था, इसीलिए क्या है, इनको ज़्यादा चर्चित है, इनके ही नेतृत्व में वहाँ पे सरकार गठन की गई बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार दूसरे वर्ष किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर को शीर्ष केंद्रीय बैंक का दर्जा दिया गया, तो वही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में वैश्विक मेडिटेक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इस करेक्ट आंसर, नई दिल्ली में वर्ल्ड मेडिटेक कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा, तो कौन सा देश है, नेपाल, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। अगस्त 2024 में भारत के 3 नए आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। इनके अवस्थिति का सही मिलान क्या होगा, आपको पता होगा कि पहले 75 रामसर साइट्स थे, उसके बाद से फिर से 5 साइट्स को क्या किया गया, रामसर सूची का स्थल में शामिल किया गया। 80 हो गया था, 80 के बाद से 2 बिहार के और रामसर साइट्स जुड़े हैं, जिसके कारण नागा नकटी, तो 82 हो गया, और 82 के बाद से फिर से आपके कितने, आपके 3 रामसर साइट्स और जोड़े गए हैं, जिसमें एक रामसर साइट है आपका नंजरायन पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है, काजवेली पक्षी अभयारण्य ये भी कहाँ पर है, केरल में नहीं होकर तमिलनाडु में है, और तवा जलाशय एक कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो एक काजवेली पक्षी अभयारण्य जो है एक केरल में अवस्थित है, ना कि तमिलनाडु में अवस्थित है, कि ना कि केरल में। तो अभी वर्तमान में भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है, 85 हो गई है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है सबसे अधिक रामसर साइट्स जो है कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है, और तमिलनाडु में टोटल रामसर साइट्स की संख्या 18 है, ध्यान रखिएगा। वही यूपी दूसरे स्थान पर आता है, यूपी में टोटल रामसर साइट्स की संख्या आपकी 10 हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 तक रामसर स्थलों की सूची में किस राज्य के सर्वाधिक स्थल शामिल है, तो क्या हो जाएगा, तमिलनाडु को सबसे अधिक 14 स्थल शामिल है, और उसके बाद से आपके 10 स्थल कहाँ के शामिल है, आपके उत्तर प्रदेश के सेकंड पोजीशन है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में किस राज्य की आदि चुनचनगिरी को मोर अभयारण्य घोषित किया गया, तो ये कहाँ पर है, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 12 से 25 अगस्त 2024 के बीच 10वां मित्र शक्ति अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया, ये श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के चुलानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया गया, तो चुलानूर भी ये चर्चा में रहा था, ये किस स्टेट में अवस्थित है, तो आपको ध्यान रखना है चुलानूर को मोर अभयारण्य कहाँ, केरल का है, और चुनचनगिरी कहाँ का था, कर्नाटका का था। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में भारत और किस देश के बीच में आपको उदार शक्ति अभ्यास 2024 हुआ, तो भारत और
मलेशिया के बीच में उदार शक्ति 2024 संपन्न हुआ। पिछला प्रश्न भी सेम हो गया था, इसीलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। अगस्त 2024 में भारत द्वारा अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का पहला चरण जो है किस राज्य में संपन्न हुआ? तो तरंग शक्ति जो एक हमारा क्या है, वायुसेना अभ्यास है, और इसका पहला जो चरण है तमिलनाडु में संपन्न हुआ। और इसका दूसरा चरण को ध्यान रखिएगा, जोधपुर राजस्थान में संपन्न हुआ था। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 2 चरणों में इसको आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न आ ही गया, 29 अगस्त से 14 सितंबर 2024 के बीच भारत के बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण कहाँ पे हुआ भाई? जोधपुर राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये प्रश्न है कि किस राज्य ने महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना स्टार्ट किया है? तो आपके झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, जेल से रिहाई के बाद से फिर से मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, इन्होंने एक शुरू किया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इसके अंतर्गत 21 साल से लेकर 50 साल तक की जो महिलाएं हैं आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, उनको क्या दिया जाएगा? प्रति माह 1000 रुपया क्या दिया जाएगा? इनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि 18 अगस्त 2024 को राकेश पाल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे थे क्या? भारतीय तटरक्षक कोस्ट गार्ड के क्या थे? आपके महानिदेशक थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य अगस्त 2024 में किस राज्य के पूर्व भारतीय थल सेना प्रमुख, जिनका नाम है सुंदर राजन पद्मानभन, की 83 साल की आयु में क्या हो गई? इनकी निधन हो गई। तो ये किस राज्य के थे? आपसे ये पूछ रहा है। तो इनका संबंध किस स्टेट से था? तो ध्यान रखिएगा, इसका संबंध केरल से था। ये केरल के थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। केरल इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला किस देश की? मारिया ब्रायंसा मोरेरा का 117 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये महिला जो थी मारिया ब्रायंसा मोरेरा, ये कहाँ की थी? स्पेन का थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में किस राज्य के 30 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री बुद्धदेव, 30 वर्ष की आयु नहीं होगा, 30 वर्ष की आयु के पूर्व मुख्यमंत्री, ध्यान रखिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे इनका निधन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ के थे? ये 30 वर्ष नहीं हो गया, तो ये हो जाएंगे बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के हमारे क्या थे? मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम था बुद्धदेव भट्टाचार्य। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया। 21 राज्य के मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के। तो ऑप्शन के हिसाब से इनका सबसे ज़्यादा योगदान भारतनाट्यम में था, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर प्रश्न रहे तो इनका भारतनाट्यम का तो संबंध था ही, इसके अलावा इनका दूसरा याद रखिए कुचिपुड़ी से भी संबंध था। तो 1-2 हो गया, और तीसरा ओडिसी से भी संबंध था इनका। तो ऑप्शन उस हिसाब से है नहीं तो इनका तीनों से संबंध है। तीनों की कलाकार थी, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर कोई उस हिसाब से नहीं मैं मान के चल रहा हूँ। तो आप याद रखिएगा तीनों की थी। और इनके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं कि इनको 1900 आपको 67 में इनको 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और 2016 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? इनका क्रिकेट से संबंधित थे, और इनका कैंसर के कारण इनका निधन हो गया, और विदेश में इनकी इलाज चल रही थी, और इसके लिए बीसीसीआई ने 1 करोड़ रुपया फंडिंग भी किया था, लेकिन इनकी जान नहीं बच पाई। तो क्या हो जाएगा? इनका संबंध क्रिकेट से था। अगला प्रश्न है कि 78वें 78th इंडिपेंडेंस डे समारोह का थीम क्या था? विकसित भारत। और इसमें फोकस किस पे किया गया? 2047 यानी कि आज़ादी के 100 साल पूरा होने पर विकसित भारत बनाने के लिए इसकी बात की गई। एक बात और ध्यान रखिएगा, हमारे प्रधानमंत्री साहब इस बार 11वां बार क्या किए? ध्वजारोहण किए, मतलब कि झंडा फहराए। और इन्होंने 98 मिनट का क्या किया? संबोधन दिया। ये भी एक इनका अपना रिकॉर्ड रहा, सबसे लंबा संबोधन 98 मिनट का इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न है कि जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है? जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है? थोड़ा सा इसको भी आप रिकॉल कर लीजिए। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को भारत की आज़ादी की तिथि, और 10 अगस्त को आपको वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। विश्व शेर
दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका भी आयोजन 10 अगस्त को ही विश्व शेर दिवस हम लोग मनाते हैं। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो इसी साल पहली बार मनाया गया, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। और इसका आयोजन किस उपलक्ष्य में? चंद्रयान 3 जो था लैंड किया था दक्षिणी ध्रुव पर हमारा 23 अगस्त 2023 को। इस उपलक्ष्य में हम लोग 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कभी भी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो जिस दिन वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है उसी दिन 19 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है, तो 19 अगस्त ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है विश्व हाथी दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था 7 अगस्त 2015 से। अभी हमने डिस्कस किया कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। वही राष्ट्रीय युवा दिवस आपको 12 जनवरी को मनाया जाता है, विवेकानंद के पुण्यतिथि पर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 का कब से कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा 1 से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 1 से 7 अगस्त इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें आपकी गलतियां होने की बहुत संभावनाएं हैं। 1 नवंबर 2024 से हमारे नए रक्षा सचिव जो होंगे कौन हो जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा राजेश कुमार सिंह जो होंगे हमारे नए क्या हो जाएंगे? रक्षा सचिव हो जाएंगे। तो राजेश कुमार सिंह नए रक्षा सचिव हो जाएंगे। वही आपसे पूछा जाएगा कि नए कैबिनेट सचिव, पहले कैबिनेट सचिव कौन थे? राजीव गाबा थे, लेकिन अभी जो नए राजीव थे, अभी नए जो आपके राजीव गुप्ता थे, अभी नए जो कैबिनेट सचिव बनेंगे टीवी सोमनाथन बनेंगे। तो आपके याद रखिएगा टीवी सोमनाथन जो होगा हमारे नए कैबिनेट सचिव बनने वाले हैं। इसके अलावा आपको गृह सचिव किसको बनाया गया? गोविंद, पहले अजय कुमार भल्ला थे, अभी गोविंद जो है, गोविंद मोहन जो है, इनको क्या बनाया गया है? आपको नया हमारा गृह सचिव बनाया गया है। तो यानी इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में पेंतोगान सिनावात्रा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सबसे युवा प्रधानमंत्री, हमने पहले भी डिस्कशन में बताया था, क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है और महिला प्रधानमंत्री, जिनका नाम है पेंतोगतान सिनावात्रा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अभी हमने डिस्कस किया अगस्त 2024 में पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा 23 अगस्त 2024 को। अगला प्रश्न है आपको कि अगस्त 2024 में आईसीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा पहले ग्रेग बारगले थे, लेकिन अब वर्तमान में जय शाह जो है, ये आपको एशियाई क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं, आपके बीसीसीआई के सचिव भी हैं और आपके आईसीसी के अध्यक्ष भी इनको निर्वाचित किया जा चुका है। ये निर्विरोध चुने गए हैं, इनके विरोध में कोई था नहीं। ग्रेग बारगले आपको चुनाव में खड़ा ही नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इनका नाम है के वेणुगोपाल। तो इनको के वेणुगोपाल जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है रुचिरा कंबोज पहले थे, अगस्त 2024 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व किसे चुना गया है? पहले आपके रुचिरा कंबोज थे, अब जो है इनको हटा के अब कौन अब हो चुके हैं? पार्थानेनी हरीश जो है आपके संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व बन चुके हैं। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा राहुल नवीन इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ईडी के निदेशक राहुल नवीन बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTTI के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है धीरज सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि अगस्त 2024 में SBI के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा अगस्त 2024 में SBI के जो प्रबंध निदेशक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, आपको राणा आशुतोष कुमार को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन चिकित्सा सेवा सेना में महानिदेशक नियुक्त किए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका नाम है आपका
साधना सक्सेना नायर को आपको चिकित्सा सेवा सेना में महानिदेशक डीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को कि अगस्त 2024 में नए कैबिनेट सचिव जो है कौन बने हैं। तो अभी हमने आपको डिस्कस किया था नए कैबिनेट सचिव हमारे कौन बन चुके हैं, टीवी सोमनाथन क्या बन चुके हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में के कैलाशनाथन किस केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल बने हैं, उपराज्यपाल बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। आपको बता दें कि 9 राज्यों में राज्यपाल चेंज हुए हैं। 9 राज्यों का नाम मैं बोल दे रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर हमको लिखने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए 9 राज्यों के राज्यपाल बता रहे। 3 राज्यों के राज्यपाल इंटरचेंज हुए हैं, मतलब इधर का उधर, और 6 नए नियुक्त किए गए हैं। इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है 9 राज्यों के राज्यपाल आपको चेंज हो चुके हैं। 9 का नाम आप सुन लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखने में समय लग जाएगा। झारखंड के बने हैं हमारे केंद्रीय जो राज्य मंत्री जो थे संतोष गंगवार। तो झारखंड के कौन राज्यपाल बने हैं, संतोष गंगवार। महाराष्ट्र के कौन बने, सीपी राधाकृष्णन। तो आपके झारखंड के संतोष गंगवार, महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन। छत्तीसगढ़ के रमैक डेका जो कि असम के हैं। असम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक है। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया, कहाँ का, मणिपुर का। राजस्थान के कौन बने, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। तो राजस्थान के राज्यपाल कौन बने, हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के राज्यपाल बने। तेलंगाना के विष्णुदेव वर्मा। तो कोई पूछा जाएगा तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, विष्णुदेव वर्मा है। सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम के राज्यपाल कौन बने हैं, ओम प्रकाश माथुर। मेघालय के चंद्रशेखर एच विजयशेखरन। तो मेघालय के कौन, चंद्रशेखर एच विजयशेखरन को राज्यपाल बनाया गया। पंजाब का गुलाब चंद्र कटारिया को बनाया गया, और गुलाब चंद्र कटारिया को ही प्रशासक बनाया गया चंडीगढ़ का। पुदुचेरी का आपने अभी बताया था, पुदुचेरी के आपके कैलाशनाथन, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ के केवल मैंने राज्यों को बताया, 9 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं। अगला प्रश्न है कि आपको 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि ऋषभ शेट्टी को आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला हुआ है। और आपको कहा जाए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, तो नित्या मेनन। कौन, नित्या मेनन और मानसी पारिक को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एक्टर का किसे मिला है, ऋषभ शेट्टी को। नित्या मेनन, मानसी पारिक को आपको सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड, फीचर फिल्म का अवार्ड किसे, आट्यम को मिला है। तो ध्यान रखिएगा आट्यम इसका क्या हो जाएगा, आट्यम इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऋषभ शेट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है। ऑप्शन उस हिसाब से नहीं है, यहाँ दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा, नित्या मेनन और मानसी पारिक। ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, वो में से एक से अधिक रहेगा ऑप्शन, तो करेक्ट हो सकता था। अगला प्रश्न है कि 17th फिल्म फेस्टिवल में आपको सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के अवार्ड, निर्देशक के अवार्ड किसे मिला है, सूरज बड़जात्या को मिला है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में किस भारतीय को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ द तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। हमारी जो राष्ट्रपति जो यात्रा में गई थी द्रौपदी मुर्मू, उनको इनको सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर सुखोई 30 MK1 से लंबी दूरी के गाइडेड बम का सफल परीक्षण किया। इसका नाम क्या रखा गया, गौरव इसका नाम रखा गया। अगला प्रश्न है कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला, कोट्टयम को मिला है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसको मिला, कंतारा को मिला। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे जैव रसायन में उनके योगदान के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। तो गोविंद राजन पद्मानन इनका नाम है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय को अगस्त 2024 में सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। द्रौपदी मुर्मू ही हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2024 को इसरो ने किस रॉकेट से अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट EOS-8 लॉन्च किया है। तो SSLV D3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कम ऊंचाई वाले अर्थव्यवस्था विस्तार के लिए सबसे बड़े मानव रहित कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है। तो क्या हो जाएगा, चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि NIRF इंडिया रैंकिंग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क।
आरिफ इंडिया रैंकिंग में कह रहा है कि कैटेगरी में देश का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट का किसे अवार्ड मिला है, तो आपको पता होगा देश का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट जो है मैनेजमेंट कैटेगरी में, तो मैनेजमेंट कैटेगरी में तो क्या हो जाएगा, IIM अहमदाबाद हो जाएगा। पूरा ओवरऑल सुन लीजिए, तब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा ओवरऑल कैटेगरी में किसको फर्स्ट अवार्ड मिला है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे ज़्यादा मद्रास IIT मद्रास को आपको ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। अगर वही यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी में आपको फर्स्ट पोजीशन मिला है किसको, IISc बेंगलुरु को आपको फर्स्ट पोजीशन मिला है। अगर वही बात की जाए आपको कि मैनेजमेंट कैटेगरी में, तो IIM अहमदाबाद को फर्स्ट पोजीशन मिला है। वही मेडिकल की क्षेत्र में कहा जाए तो एम्स जो है, एम्स दिल्ली को फर्स्ट पोजीशन आपको मिला हुआ है। वहीं कॉलेज की श्रेणी में कहा जाए तो कॉलेज की श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली को पहला स्थान मिला हुआ है। तो थोड़ा सा, और इंजीनियरिंग कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन किसको मिला है, IIT मद्रास को ही मिला है। तो इस प्रश्न का तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न में देखिए, NIRF रैंकिंग 2024 में ओवरऑल कैटेगरी में देश का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट कौन बना है भाई, IIT मद्रास, ऑप्शन B करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने खिलाड़ियों के साथ अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है, तो 84 खिलाड़ी पेरिस पैरालंपिक में भेजे गए हैं, जो कि आपको इससे पहले आपको पेरिस ओलंपिक हुआ, उसके बाद से पेरिस पैरालंपिक का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि सिनसिनाटी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो आपको पता होगा जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर जो है पुरुष एकल का खिताब जीते हैं। वही आर्यन सबलेंका जो है आपके फीमेल में ये आपको की खिताब जीती हैं। अगला प्रश्न है आपको कि टेनिस का सिनसिनाटी ओपन में 2024 में महिला एकल का खिताब अभी हमने बताया आर्यन सबलेंका ने जीता है। आपको कमेंट करके बताना है दोनों प्रश्न का आंसर कि जेनिक सिनर किस देश के हैं और आर्यन सबलेंका किस देश के हैं। अगला प्रश्न है कि ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन स्थल बांग्लादेश से स्थानांतरित करके अब कहाँ कर दिया गया, UAE, क्योंकि बांग्लादेश में चूंकि हालात ठीक नहीं है तो वहाँ सारे देश जाने के लिए सहमत नहीं हो रहे थे, तो इसीलिए उसका आयोजन अब हटा के हम लोग कहाँ कर दिया गया, ICC के द्वारा आपको UAE में कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि 2023-24 में सीएट क्रिकेट पुरस्कार के तहत इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है, आपको रोहित शर्मा को इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मोहम्मद शमी को बॉलर के रूप में और इनको बैट्समैन के रूप में अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में किस देश के बल्लेबाज डेरियस विसर ने पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 39 रन बनाकर इतिहास रचा। इससे पहले युवराज सिंह और बहुत सारे बैट्समैन ने एक ओवर में 36 रन 6 छक्के मार के रिकॉर्ड किया है, लेकिन इससे पहले आपको फिर से एक 39 रन बनाने वाले एक नए क्रिकेटर बन चुके हैं जिनका नाम है डेरियस विसर। डेरियस विसर जो है इनका संबंध समोया से है और इनको 3 को नो बॉल मिला है और 6 छक्का मारे, यानी कि 36-3 टोटल 39 रन इन्होंने बना दिया है। अगला प्रश्न है कि वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता है, तो पंकज आडवाणी, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीएट क्रिकेटर पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया, राहुल द्रविड़ को, ऑप्शन क्या हो जाएगा, C करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2023-24 में सीएट क्रिकेट पुरस्कार के तहत टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर, जैसे कि मैंने बोला था बॉलर किसे चुना गया था, आपको मोहम्मद शमी को और बैट्समैन रोहित शर्मा को, लेकिन टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, R अश्विन को, और वहीं टेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर SSV जायसवाल को चुना गया है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि 2023-24 में सीएट क्रिकेट पुरस्कार के तहत वनडे बैट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो सीएट पुरस्कार के तहत आपको करेक्ट क्या कह रहे हैं कि के तहत वनडे बैट्समैन ऑफ द ईयर, तो टेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर होगा, वनडे नहीं होगा यहाँ पर। टेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, आपको SSC जायसवाल को चुना गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वनडे बैट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, विराट कोहली को, यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं मतलब ये प्रश्न रहता वनडे बैट्समैन ऑफ द ईयर तो विराट कोहली आंसर हो जाएगा, और टेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर कौन हो जाएंगे, SSV जायसवाल हो जाएंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 2023-24 में सीएट क्रिकेटर पुरस्कार के तहत वनडे बॉलर ऑफ द ईयर अभी हमने बताया था मोहम्मद शमी वनडे बॉलर ऑफ द ईयर, R अश्विन टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर, वनडे बैट्समैन ऑफ द ईयर विराट कोहली, टेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर SSV जायसवाल। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो जो आपके हमारे हॉकी टीम के जो प्लेयर थे PR श्रीजेश जो गोल कीपर थे वो संन्यास ले लिए, तो उनको क्या नियुक्त किया गया है,
पुरुष जूनियर हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इसने कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको पता होना चाहिए पेरिस ओलंपिक जो है 26 जुलाई से लेकर कब तक हुई थी? 11 अगस्त के बीच में आपको संपन्न हुई थी पेरिस में। और इसमें जो आपको प्रतिस्पर्धा हुई थी, इसमें भारत ओवरऑल रैंकिंग की बात किया जाए तो फर्स्ट पोजीशन किसका था? फर्स्ट पोजीशन अमेरिका का था। अमेरिका ने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज के साथ इसने टोटल 126 मेडल जीत के अमेरिका का फर्स्ट पोजीशन था। दूसरा पोजीशन देखा जाए तो चीन जो था दूसरे स्थान पर था और चीन ने टोटल 91 मेडल जीता था। और तीसरा स्थान किसका था? जापान का तीसरा स्थान था और जापान ने टोटल 45 मेडल जीता था। अगर वहीं भारत की रैंकिंग की बात किया जाए तो भारत की रैंकिंग जो थी कितनी? 71 थी और भारत ने टोटल मेडल 6 जीता था। 6 मेडल में भारत ने 0 गोल्ड जीता था। वही अगर सिल्वर की बात की जाए तो 1 सिल्वर जीता था और आपके ब्रॉन्ज की बात किया जाए तो ब्रॉन्ज भारत ने 5 जीता था, जिसका एक हॉकी का ब्रॉन्ज भी शामिल था। ठीक है, तो इसको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ब्रॉन्ज यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान अमर सहरावत ने 57 केजी स्टाइलिश कुश्ती में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने भी कौन सा पदक जीता है? मैक्सिमम लोग कांस्य जीतेंगे, 6 में से 5 आपको ब्रॉन्ज ही आया तो ब्रॉन्ज ही जीतेंगे। याद रखिएगा पहला जो प्लेयर थे आपको मनु भाकर जो है पहली ओलंपिक में आपको मेडल जीतने वाली महिला भी बन चुकी हैं और 2 मेडल जीतने वाली भी महिला बन चुकी हैं। महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल में आपको मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वही बात किया जाए मनु भाकर जो है सरबजोत सिंह के साथ एक जीती थी और एक सिंगल में जीती थी, यानी कि 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में सरबजोत के साथ जीती थी और एक सिंगल जीती थी। इसके अलावा स्वप्निल कुसाले जो है ये ब्रॉन्ज ये भी जीते थे और पुरुषों के 50 मीटर राइफल में इन्होंने आपको शूटिंग में इन्होंने जीता था। इसके अलावा बात किया जाए अमन सहरावत जो है ये भी 57 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में आपको ब्रॉन्ज जीते थे। भारत की हॉकी टीम ने भी पुरुषों की हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज जीती थी। नीरज चोपड़ा जेवलिंग थ्रो में आपके सिल्वर जीते थे। वहीं पाकिस्तान के प्लेयर जो थे आपके गोल्ड जीते थे। अगला प्रश्न है कि पुरुष पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इसमें से दोनों में से किसी ने सर्वाधिक गोल्ड मेडल नहीं जीता है। 40 चीन ने जीता है और 40 अमेरिका ने जीता है। तो दोनों के गोल्ड मेडल इक्वल हैं, लेकिन मेडल जो है 126 अमेरिका के हैं और 91 किसके हैं? चीन के हैं। और जापान के मात्र 45 मेडल्स है। तो इसमें ए और बी दोनों करेक्ट होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक में भारत में पदक तालिका में स्थान कितना था? 71 था। टोटल 6 मेडल भारत ने जीता था। अगला प्रश्न है कि पूर्व पेरिस ओलंपिक में सबसे टेबल में रैंक 1 किसका था? अमेरिका का था। रैंक 2 चीन का था और रैंक 3 किसका था? जापान का था। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो फिर वही बात हो जाएगा, अमेरिका चीन दोनों ने 40-40 जीता था। प्रश्न रिपीट हो गया तो दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने टोटल 6 मेडल जीते थे। मैंने बताया था 0 गोल्ड, उसके बाद से सिल्वर आपके 1 और ब्रॉन्ज कितने? 5। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। फिर से अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष रहा? अमेरिका। रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय ने पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं? तो इनका नाम है मनु भाकर। एक तो सिंगल इन्होंने जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल में और दूसरा इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ आपने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में मिश्रित श्रृंखला में इन्होंने एक ब्रॉन्ज जीता था। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह आयोजित कहाँ किया गया था? तो ये सीन नदी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता था? इन्होंने सिल्वर जीता था। तो यानी कि क्या हो जाएगा? रजत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक जैवलिन थ्रो में गोल्ड किसने जीता था? तो पाकिस्तान के प्लेयर जो थे नदीम जो थे आपके गोल्ड जीते थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि आपको पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय एथलीट विनेश फोगाट को किस किलोग्राम वर्ग में वजन सीमा पार करने के कारण फाइनल खेलने से अयोग्य घोषित किया गया? आपको पता होगा 50 किलोग्राम था इनका और
100 ग्राम वजन की वजह से ये बाहर हो गई थी, काफ़ी चर्चा में रही थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों के 100 मीटर दौड़ किस देश के नोआ लाइल्स जो थे इसमें ने गोल्ड जीता? तो अमेरिका के थे और काफ़ी चर्चा में रहे थे क्योंकि माइक्रो सेकेंड से एकदम जीते थे। नोआ लाइन्स का ध्यान रखिएगा, नाम इस बार पूछा जा सकता है। इन्होंने गोल्ड जीता था एथलेटिक्स में। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? इनका नाम था मनु भाकर जो थे समापन समारोह में क्या थे? ध्वजवाहक थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाए। वही उद्घाटन समारोह की बात की जाए तो उसमें ध्वजवाहक जो पीवी सिंधु और कौन थे? शरद कमल टेबल टेनिस वाले ध्वजवाहक थे। अगला प्रश्न है आपको कि पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वप्निल कुसाली ने 50 मीटर एयर पिस्टल 3 पोजीशन में कौन सा मेडल जीता? इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता था, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा में किसने गोल्ड जीता? नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के, इन्होंने गोल्ड जीता था। अगला प्रश्न है कि अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में नेहा सांगवान ने कौन सा पदक जीता था? तो नेहा सांगवान ने गोल्ड जीता था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि काबिलन साई अशोक ओलंपिक में किस स्पर्धा में सबसे कम उम्र के भारतीय रेफरी बने हैं? तो ये किस में थे? आपको मुक्केबाज बॉक्सिंग में, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि 2023-24 के सीएट क्रिकेट पुरस्कार के तहत घरेलू क्रिकेट में क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला? तो वो सब तो हम लोग ओडीआई वनडे टेस्ट का देख लिए थे, लेकिन घरेलू क्रिकेट में साई किशोर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि 2023-24 के सीएट पुरस्कार के तहत पुरुष T20 बैट्समैन ऑफ द ईयर T20 में किसे मिला था? वनडे में विराट कोहली को, लेकिन टेस्ट में आपको मैंने बताया था। और लेकिन इसका अगर T20 की बात की जाए तो इनका नाम है फिल साल्ट को आपको क्या मिला था? यशस्वी जायसवाल जो थे ये टेस्ट में थे, वनडे में विराट कोहली थे और फिल साल्ट जो थे ये T20 के बैट्समैन ऑफ द ईयर चुने गए थे। वहीं अगर महिलाओं की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिएगा कि 2023-24 के सीएट क्रिकेटर पुरस्कार के तहत वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला गेंदबाज पुरस्कार किसे मिला है? तो दीप्ति शर्मा को महिला गेंदबाज का और स्मृति मंधाना को महिला बल्लेबाज का इनको अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? इनका नाम है शिखर धवन ने इंटरनेशनल और घरेलू सारे फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। हमने देखा था कि महिला बल्लेबाज का खिताब किसे मिला है? तो स्मृति मंधाना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट होगा। पीछे वाला प्रश्न सेम था इसीलिए मैंने स्किप कर दिया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक किसको हरा के जीता था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने कांस्य पदक तो जीता था, लेकिन किसको हरा के जीता था? तो स्पेन को, ऑप्शन ए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब लाल किला से अपना संबोधन कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हालिया संबोधन के मुताबिक देश में कितने अमृत सरोवरों की पुनर्जीवित किया है? तो 60,000 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों के पोल वॉल्ट स्वर्ण पदक किस देश के मोंटो डुप्लांटिस ने जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जो जीते हैं मोंटो डिप्लांटिस जो है ये कहाँ के हैं? तो ध्यान रखिएगा ये स्वीडन के हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विनोद फोगाट अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में किस देश के ओलंपिक चैंपियन हुई सुसासी को हराने वाली पहली पहलवान बन चुकी है? तो जापान वाली को भी हरा दी थी ये, लेकिन किस्मत खराब था। अगला प्रश्न इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन कितने बार रहा था भाई? 11वें बार रहा था, तो थोड़ा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर अगला है कि स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर लाल किले प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने मिनट का रिकॉर्ड भाषण दिया? इन्होंने संबोधन लगभग 98 मिनट का था। अच्छा, अगर कहा जाए कि लाल किले के प्राचीर से सबसे ज़्यादा ध्वजारोहण किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा 17 बार किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार इसका ध्वजारोहण किया है, 11 बार प्रधानमंत्री मोदी ने। पहला पोजीशन इनका है। दूसरा पोजीशन इंदिरा गांधी का है जिन्होंने आपको 16 बार इन्होंने संबोधन किया है। और तीसरे स्थान पर हमारे नरेंद्र मोदी है, एनएम कह सकते हैं, इन्होंने 11 बार संबोधन किया। तो तीसरे ये प्रधानमंत्री हो गए जो सबसे अधिक बार क्या किए? ध्वजारोहण किए। सबसे ज़्यादा जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में निम्न से किस समय की मांग की? धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता, यानी कि ऑप्शन क्या होगा?
डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति में परिवारवाद का वर्चस्व समाप्त करने के लिए कितने ऐसे युवाओं को राजनीति में आने का आह्वान किया जिनका कोई सगा संबंधी राजनीति में ना हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लगभग 1 लाख युवाओं को राजनीति में आमंत्रित किया ताकि परिवारवाद को खत्म किया जा सके, जिनका कोई राजनीति से संबंध ना हो, जिस युवा को इन्होंने आमंत्रित किया। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने? दलजीत सिंह चौधरी। और वही आरएस भट्टी जो है, रजविंदर सिंह भट्टी जो है, ये किसके बने हैं महानिदेशक? आपके सीआईएसएफ के बने हैं। इससे पहले बिहार के डीसीपी भी नियुक्त किए गए थे वो। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में भारत में नेपाल के राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो शंकर शर्मा। प्रधानमंत्री चेंज होने के बाद से केपी शर्मा ओली आए तो फिर से शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये अभी प्रश्न हमने आपको बताया था कि अगस्त 2024 में सीआईएसएफ के महानिदेशक आरएस भट्टी बने थे, तो क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आरक्षण के मामले में राज्यों को SC/ST वर्गों में उपवर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन का अधिकार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किसके 20 वर्ष पुराने फैसले को टाल दिया, पलट दिया? तो मद्रास उच्च न्यायालय हो जाएगा, मद्रास हाईकोर्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मामला था, आप भी इसके बारे में अच्छी तरह से अनभिज्ञ होंगे, ठीक है। और इसका फैसला 6-1 से सुनाया गया था। 6 लोग समर्थन में थे, 1 नहीं थे, 7 लोगों की बेंच थी। उस मामले का चिनैया वर्सेस आंध्र प्रदेश था, मामला का नाम भी याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में देश के गृह सचिव कौन बने हैं? तो मैंने उसे बताया था कि गृह सचिव जो बने हैं आपके कौन बने हैं? गोविंद मोहन को गृह सचिव बनाया गया, तो ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि यूपीएससी के चेयरमैन कौन बनी है? तो इनका नाम है प्रीति सूदन, जो है यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन बन चुकी है। अगला प्रश्न है अगस्त 2024 में सीडीबी के नए सीएमडी कौन बन चुके हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज मित्तल, जो है सीडीबी के नए सीएमडी बन चुके हैं। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2024 में झारखंड के राज्यपाल पूछा गया। अभी हमने बताया था 9 राज्यों के राज्यपाल, तो संतोष गंगवार से जो झारखंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद हमने और भी राज्यों के राज्यपाल का नाम बताया था। ये डेका साहब कहाँ के बने थे? छत्तीसगढ़ के, रेमंड डेका छत्तीसगढ़ के। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो थे हमने बताया था, ये कहाँ के? असम के बने हैं। हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो थे कहाँ के बने थे? आपके राजस्थान के ये बने थे। तो पंजाब के गुलाब चंद कटारिया बने थे। उसके बाद मेघालय के चंद्रशेखरन विजय शेखरन बने थे। उसके बाद महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन बने थे। तो सारा मैंने आपको, तेलंगाना के विष्णुदेव वर्मा बने थे। तो सारा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2024 में आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन बने हैं? तो मैंने अभी कई बार बताया राज्यपालों के बारे में। छत्तीसगढ़ के कौन बन चुके हैं? रमन डेका कहाँ के बन चुके हैं? रमन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बन चुके हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि आपसे जुलाई 2024 में असम के राज्यपाल के बारे में नाम पूछ रहा है। तो असम के राज्यपाल, अभी हमने बताया कि असम के राज्यपाल अब कौन बन चुके हैं? असम के राज्यपाल बन चुके हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, यानी कि ऑप्शन कहाँ हो गया? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2024 में राजस्थान के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हमने बताया कुछ देर पहले राजस्थान के राज्यपाल कौन बने हैं? हरिभाऊ किशन राव बागड़े, यानी कि ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में किस शहर में एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में बारिश के पानी भर जाने के कारण 3 विद्यार्थी, यानी एक जिसमें मेल और 2 फीमेल जो विद्यार्थी थे, उनका निधन हो गया? तो क्या हो जाएगा? दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन बने हैं? अभी हमने बताया था कि विष्णुदेव शर्मा तेलंगाना के राज्यपाल बने, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सिक्किम के राज्यपाल आपसे पूछा जा रहा है कौन बने हैं? तो सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र का राज्यपाल पूछ रहा है, तो CP राधाकृष्णन, अभी बताया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है जुलाई अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खानक्वेस्ट किस देश की मेजबानी में संपन्न हुआ? तो आपको ये पता होगा कि मंगोलिया से खानक्वेस्ट क्या होता है? संयुक्त अभ्यास होता है। अगला प्रश्न है कि महिला क्रिकेट का 9वां एशिया कप जो है, एशिया कप किस देश की मेजबानी में संपन्न हुआ? तो एशिया कप जो हुआ था किस देश की मेजबानी में? श्रीलंका के मेजबानी में हुआ था। और इसे जीता किसने? श्रीलंका है नहीं जीता, कितने? भारत को हरा के जीता, और भारत को 8 विकेट से श्रीलंका हरा कर जीता। और भारत इससे पहले 7 बार एशिया कप जीत चुका है। इससे राज्यपाल वाला एक क्वेश्चन आ गया, पंजाब के राज्यपाल जो हैं कौन बने हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि गुलाब चंद कटारिया जो हैं पंजाब के राज्यपाल बन चुके हैं। ऑप्शन क्या होगा इसका? डी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में मध्य प्रदेश प्रशासन का राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो एमपी का पुरस्कार है, इसको सम्मानित किया गया है सुधा रघु रामन। इनका आंसर ए हो जाएगा। अर्थ ओवरशूट डे, अर्थ ओवरशूट डे पूछ रहा है। अर्थ ओवरशूट डे होता क्या है कि जिस दिन हमारे पूरे देश के संसाधन खत्म हो जाते हैं उसको अर्थ ओवरशूट डे कहा जाता है। और इस बार अर्थ ओवरशूट डे जो है 1 अगस्त को मनाया गया है। तो यानी कि देश के 1 साल के संसाधन हमारा अगस्त महीना में ही 1 तारीख को खत्म हो गया। नंबरिंग में इधर उधर होगा तो आप लोग मैनेज करिए। डेविस कप 2024 के लिए भारतीय टेनिस टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? क्या हो जाएगा? आशुतोष सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। महिला एशिया कप, 9वां एशिया कप किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है। किसको हरा के? भारत को हरा के। अगला प्रश्न है कि F1 डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो F1 जो डच ग्रैंड प्रिक्स है इसे आपको जीता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लैंडो नॉरिस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन अम्मान में किया जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप भारत में कितने पदक जीता? ये हो चुका है 10 भारत ने पदक जीता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक निम्न में से किस खेल को पेरिस ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया? ब्रेक डांसिंग। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक जो हुआ था तो मेजबानी जो किया था पेरिस ने, फ्रांस ने, तो उसको किसने पोजीशन पर था? ये 5वें पोजीशन पे पेरिस मेजबानी में था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाले अमन सहरावत हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने किसके साथ 10 मीटर एयर पिस्टल में आपको पदक जीता? तो कौन थे? अमन सरनोज सिंह के साथ इन्होंने जीता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 पेरिस में ओलंपिक आयोजित किया गया था। तो ये कौन सी बार ओलंपिक आयोजित किया गया था? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा? तीसरी बार। सबसे पहले 1900 में आयोजित किया गया था, उसके बाद से 1924 में किया गया था, उसके बाद से 1924 के बाद से 100 वर्षों के बाद 2024 में आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस का महिला स्वर्ण किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा डोना वोकिक हो जाएगा। इससे पहले आपको पता होगा कि मेल का किसने जीता था? मेल का हमने बताया था नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया का, उन्होंने जीता था। अगला प्रश्न है कि युद्ध के कारण किस देश को, कौन सा देश पेरिस ओलंपिक में प्रतिबंधित किया गया था? तो इसमें हो जाएगा बी और सी, रूस और बेलारूस को इसमें प्रतिबंधित किया गया था। तो क्या हो जाएगा? आपको बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक 4 गोल्ड पदक जीतने वाले लियोन मार्चर्ड जो है किस देश के हैं? तो लियोन मार्चर्ड जो है किस देश के हैं भाई? अमेरिका के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में टेबल टेनिस के सभी 5 गोल्ड जो था, सभी 5 प्रतिस्पर्धाओं में गोल्ड किस देश ने जीता था? तो पांचों प्रतिस्पर्धाओं में गोल्ड जो जीता था किसने जीता था? चाइना ने जीता था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पेरिस ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड किसने जीता था? तो आपको पता होगा नीदरलैंड जो है फीमेल और मेल दोनों में हॉकी का गोल्ड जीता था। अगला प्रश्न है कि मुंबई हाफ मैराथन जो हुआ था तो महिला वर्ग में किसने जीता था? तो इनका नाम था रवीना गायकवाड़। वही बात किया जाए पुरुष वर्ग में इसका मेडल किसने जीता था? पुरुष वर्ग में तो ध्यान रखिएगा चंदन यादव पुरुष वर्ग में जीते थे। अगला प्रश्न है कि तख्ता पलट के बाद पलायन कर भारत आई बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना किस एयरपोर्ट पर उतरी थी? तो गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि 2028 ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होगा ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित किया जाएगा 2028 वाला। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक तो बता दिया गया कि कहाँ पे होगा, लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। वही बात किया जाए कि 2026 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 का शीतकालीन जो ओलंपिक होगा मिलान कॉर्टिना, ये कहाँ पर? इटली में है, यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा आपसे 2 और पूछे जा सकते हैं। 2030 में शीतकालीन ओलंपिक, मैं ग्रीष्मकालीन की बात नहीं कर रहा हूँ, और 2034 में आपके शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा 2030 के शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? फ्रांस के द्वारा की जाएगी। वही 2034 का अमेरिका यूएसए के द्वारा की जाएगी। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ ही गया 2030 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? फ्रेंच में होगा, फ्रांस में होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पूछ दिया 2034 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? इसके बारे में मैंने बताया था 2034 का क्या होगा? सॉल्ट लेक सिटी अमेरिका में।
अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के शासी परिषद की 9वीं बैठक 27 जुलाई को कहाँ संपन्न हुई थी? नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने होने का अनुमान लगाया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन होने का अनुमान लगाया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। भारत में महिलाएं एवं पुरुष 2023 रिपोर्ट के मुताबिक किस वर्ष तक भारतीय जनसंख्या जो है, ये सब हटाइए, भारत महिलाएं एवं पुरुष एक आपको रिपोर्ट जारी किया गया है किसके द्वारा? सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय जो होता है, जिसके मॉस्पी कहते हैं, तो मॉस्पी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट का नाम है भारत में महिलाएं एवं पुरुष। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कहा जा रहा है कि भारत की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 152 करोड़ कब तक हो जाएगी? 2036 तक। इसके साथ ही एक और चीज़ बताया जा रहा है कि भारत की जो महिला साक्षरता दर कितनी है अभी वर्तमान में 2011 के जनगणना के अनुसार 48.5% है। ये बढ़ के कितनी हो जाएगी? 48.8% हो जाएगी। इसके अलावा सेक्स रेशियो के भी बारे में बात किया है कि भारत का लिंगानुपात जो है अभी वर्तमान में 2011 के जनगणना के अनुसार 943 है। ये लिंगानुपात बढ़कर कितना हो जाएगा? 952 हो जाएगा 2036 तक। आपको प्रश्न मैंने पहले बताया था कि मुंबई हाफ मैराथन की विजेता कौन है? चंदन यादव। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को भी मैंने बता ही दिया एक्सप्लेनेशन में कि भारत में महिलाएं एवं पुरुष रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट के मुताबिक भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 952 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है कि भारत में महिला एवं पुरुष 2023 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिला श्रमबल भागीदारी 2017-18 में 23.3 से बढ़कर 2022-23 में 37 हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये आपको पता होगा, नेपाल भारत को 1000 मेगावाट विद्युत की बात किया था। नेपाल भारत द्वारा भारत को निर्यात किए जाने वाले 1000 मेगावाट विद्युत के पहले चरण में किस राज्य को 251 मेगावाट निर्यात करेगा? उसमें हरियाणा और बिहार शामिल है। अगला प्रश्न है कि भारत में महिला एवं पुरुष 2023 रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 23 के बीच में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में से कितने महिलाओं द्वारा संचालित? 47.6। और ये रिपोर्ट में कहा गया है कि जितने पुरुष संचालित करते हैं स्टार्टअप, उससे ज़्यादा कहीं महिलाओं का योगदान बढ़ा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के सूचीबद्ध बैंकों को अपनी इक्विटी में सरकार की हिस्सेदारी 75% से कम करने के लिए समय सीमा कितनी की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग के शासी परिषद की 9वीं बैठक में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग को वापस लाने की बात की गई थी? आपको पता है कि लगातार ये बातें चलती आ रही है कि नीति आयोग के जगह पर योजना आयोग फिर से लाया जाए, और कौन कहेगा जहाँ पे बीजेपी अपोजिशन गवर्नमेंट हो? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है कि भारत जो है किस जापान शहर में वाणिज्यिक दूतावास खोलने की बात कर रहा है? तो भारत द्वारा जापान के किस वाणिज्यिक शहर में? तो याद रखिएगा फुकुआका में वाणिज्यिक दूतावास खोलने की बात चल रही है। और आज का आखिरी प्रश्न है, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक के इक्विटी पूंजी में सरकार की हिस्सेदारी न्यूनतम है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में सबसे हिस्सेदारी न्यूनतम किसमें है भाई? भारतीय स्टेट बैंक में। क्या हो जाएगा? आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें आपको मुश्किल से की जाती है उसमें सफलता ज़्यादा मिलती है। तो मुझे पता है कि आपको बल्कि लगेगा, लेकिन इतना पढ़ लीजिएगा तो आपके अगस्त 2024 के करंट एक भी प्रश्न दाएं से बाएं नहीं होने वाले हैं। इसका होमवर्क है, अगर आपके एक बार में नहीं क्लियर हो रहा है तो इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जितना देखना है बढ़ा के स्पीड देख लीजिए। इसके अलावा स्पीडी का करंट एक बार अगस्त 2024 वाला पढ़ लीजिएगा, एक मंथ का 1 लाइनर। आपका हर चीज़ अगस्त का करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। आपको 2-3 दिन का समय दे रहे हैं, इसके बाद से फिर आपकी जुलाई 2024 का करंट लाएंगे जिस पे लिखा होगा सितंबर 2000